एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी अपनी पत्नी नीमा के साथ रहता था। हरिया का फलों का बहुत बड़ा बाग था। वो सुबह से अपने बाग में काम करता और शाम को घर लौट आता था। वो शहर जाकर अपने बाग के फल मंडी में बेचता और अच्छा खासा कमाता था। हरिया के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन हरिया हमेशा की तरह सुबह सुबह बाग में जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी नीमा उसे आवाज देती है, अजी शाम को मेरे घर के लिए भी थोड़े से आम ले आना। ठीक है, ले आऊंगा आम। हरिया बाग में पहुंचता है तो वहाँ अच्छी खासी धूप हो रही होती है। हरिया एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे एक चारपाई बिछा लेता है और उस पर बैठ जाता है। उस पेड़ पर बड़े ही पके हुए और बढ़िया आम लग रहे होते हैं। अरे वाह, क्या आम लगे हैं, इसके तो अच्छे पैसे मिलेंगे। एक काम करता हूँ, इसी में से नीमा के लिए आम ले जाऊंगा, वो बड़ी खुश होगी। हरिया पूरा दिन बाग में काम करता है और शाम को घर जाते वक्त उस पेड़ से कुछ बढ़िया बढ़िया आम तोड़कर रख लेता है। उसके बाद हरिया घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर हरिया नीमा को आवाज देता है, हाँ जी मैं आ गई, बताओ ना क्या लेकर आए हो। तुम्हारे पसंदीदा आम। आम? सच्ची? हाँ सच। चलो जल्दी से ठेले से आम निकाल लो, फिर आराम से खाने के साथ खाएंगे। नीमा जैसे ही थैले को खोलकर देखती है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। ये क्या है? अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों गुस्सा हो रही हो? ऐसे खाए हुए आम देखकर कौन गुस्सा नहीं होगा। पूरा थैला बस गुठलियों से भरा पड़ा है। गुठलियों से? कैसी बात कर रही हो नीमा, मैं खुद ताजे ताजे बढ़िया आम तोड़ कर लाया हूँ, तो रास्ते में आते आते इन्हें कौन खा गया? वो मुझे क्या पता, अब मैं जा रही हूँ सोने, और दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। हरिया को समझ ही नहीं आता कि आखिर थैले में रखे हुए आम गुठली कैसे बन गए। वो उस रात यही सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन जब वो सुबह उठकर फिर से अपने आम के बाग में जाता है, पूरा दिन वो बाग में काम करता है, फिर थककर उसी आम के पेड़ के नीचे चारपाई पर सो जाता है। पेड़ पर बैठी चुड़ैल गुस्से से हरिया को देखने लगती है। ये फिर आ गया मेरे आम लेने, ये चाहे कुछ भी कर ले, पर मैं इसे बाग से एक भी आम नहीं ले जाने दूंगी। ये बाग मेरा है, बस मेरा। चुड़ैल पेड़ पर बैठी एक के बाद एक आम खाती रहती है और गुठली नीचे फेंकती रहती है। हरिया के आसपास काफी सारी गुठली इकट्ठा हो जाती है। चुड़ैल को आम इतने पसंद होते हैं कि वो आम खाना बंद नहीं करती। इस बार जब वो आम खाकर आम की गुठली नीचे फेंकती है तो वो सीधा हरिया के सिर पर जा लगती है। हरिया हड़बड़ाकर उठ जाता है। कौन है? कौन है? किसने मुझे मारा? हरिया इधर उधर देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता, पर फिर उसकी नजर उसके आसपास पड़ी आम की गुठलियों पर जाती है। हरिया उन गुठलियों को देखकर बड़ा हैरान होता है। ये गुठलियाँ यहाँ कैसे आईं? अभी जब मैं यहाँ आराम करने लेटा था तब तो यहाँ एक भी गुठली नहीं थी, तो फिर अब ये कहाँ से आईं? कौन है जो मेरे बाग के आम खाकर मेरे ही पास गुठली फेंक कर गया है? और हिम्मत तो देखो जरा, गुठली मेरे मुंह पर मार कर गया है। जो भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पागल आदमी, इसे कभी पता नहीं चलेगा ये किसका काम है। हरिया फिर से नीमा के लिए ताजे मीठे आम तोड़ने लगता है। चुड़ैल जब हरिया को आम तोड़ते देखती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से में लाल हो जाती है। इसकी फिर से हिम्मत हो गई जो मेरे आम लेकर जा रहा है। लगता है इस बार इसे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। काफी आम हो गए हैं, चलो अब घर चलता हूँ, काफी देरी हो गई है। हरिया जैसे ही घर जाने लगता है तभी चुड़ैल पेड़ से नीचे कूद पड़ती है और हरिया का पीछा करने लगती है। हरिया को उस दिन घर जाते जाते रात हो जाती है। जब वो घर जा रहा होता है तो आसपास बहुत शांति होती है। हरिया को अचानक अपने पीछे किसी के चलने का एहसास होता है। हरिया जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है पर पीछे तो कोई भी नहीं होता। अजीब बात है, अभी कोई तो था जो मेरे पीछे चल रहा था, पर यहाँ तो कोई नहीं है। खैर मैं जल्दी घर पहुँचता हूँ। हरिया वापस घर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर से उसे पीछे किसी के चलने का एहसास होता है। हरिया झट से पीछे देखता है तो वहाँ इस बार भी कोई नहीं होता। हरिया घबरा जाता है और जल्दी जल्दी चलने लगता है। जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में हरिया के हाथ से उसका आम का ठेला गिर जाता है। हरिया उन आमों को जमीन से उठा ही रहा होता है कि अचानक उसके मुंह के आगे चुड़ैल आकर बैठ जाती है। क्या हुआ हरिया, सारे आम गिर गए? चुड़ैल, बचाओ बचाओ। हरिया को कुछ समझ नहीं आता।
वो तो सब आम ऐसे छोड़कर भाग भाग गया बेचारा। इन आमों पर बस मेरा हक है, बस मेरा, इनको कोई नहीं खा सकता। चुड़ैल वहीं जमीन पर बैठ जाती है और एक एक आम उठाकर खाने लगती है। भागते भागते एक बार हरिया पीछे मुड़कर देखता है तो वो चुड़ैल आमों को ऐसे खा रही होती है जैसे कोई भूखा जानवर मांस खाता है। चुड़ैल बड़े मजे से आम खाने में लगी होती है और हरिया भागते भागते अपने घर पहुंचता है। वो बहुत ही बुरी तरह हाँफ रहा होता है। उसे देख नीमा भी घबरा जाती है। अरे क्या हुआ आपको? आप इतनी बुरी तरह हाँफ क्यों रहे हो? नीमा, चुड़ैल, चुड़ैल मेरे पीछे, मेरे पीछे चुड़ैल। क्या बात कर रहे हो चुड़ैल? हाँ नीमा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने उसे खुद अपनी इन आँखों से बिल्कुल करीब से देखा है। और पता है, भागते भागते जब मैंने उसे एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वो ऐसे आम खा रही थी जैसे जन्मों से भूखी हो। आम चुड़ैल खा रही थी? मुझे तो अब शक हो रहा है कि कल जो आम आप लेकर आए थे वो कहीं इस चुड़ैल ने तो गायब नहीं कर दिए और उसमें गुठली भर दी। हाँ नीमा, तुम सही बोल रही हो, पर आखिर ये चुड़ैल हमारे पीछे क्यों पड़ गई है? ये हमसे चाहती क्या है? पता नहीं जी, ये तो वही जाने। खैर अभी हम सो जाते हैं, वही ठीक रहेगा। हरिया और नीमा दोनों सो जाते हैं। सुबह हरिया जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे आम लेकर मंडी पहुंचना होता है। नीमा, अरे ओ नीमा, रास्ते के लिए तुमने खाना बांध दिया है ना? हाँ हाँ, मैंने सब रख दिया है। ठीक है, मैं पहले बाग में जा रहा हूँ, फिर आम तोड़कर उनको बाजार में शहर बेचने जाऊंगा। आते वक्त मुझे रात हो जाएगी तो तुम अपना ध्यान रखना। हरिया अपनी बैलगाड़ी लेकर बाग की तरफ चल पड़ता है। बाग में पहुंचकर वो पके पके आम तोड़कर टोकरी में भरने लगता है। देखते ही देखते काफी टोकरी भर जाते हैं। उसके बाद हरिया उस पेड़ के पास पहुंचता है जिस पर चुड़ैल रहती है। हरिया उस पेड़ से भी आम तोड़ना शुरू कर देता है। पेड़ में बैठी चुड़ैल हरिया को दिखाई नहीं देती, इसलिए वो बड़े ही मजे से आम तोड़ तोड़ कर टोकरी में भरने लगता है। पर जब चुड़ैल उसे ऐसा करते देखती है तो उसका खून खौल उठता है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये फिर मेरे आम लेने की कोशिश कर रहा है। ये मेरे आम यहाँ से नहीं ले जा सकता। हरिया सारे टोकरे एक एक करके बैलगाड़ी में रख कर शहर के लिए निकल पड़ता है। चुड़ैल भी झट से उसकी बैलगाड़ी पर कूद कर बैठ जाती है। हरिया को महसूस होता है कि कोई उसकी बैलगाड़ी में कूदा है और वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उस बैलगाड़ी में बैठी वो चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती। हरिया आगे बढ़ता है। रास्ते में चुड़ैल एक आम का टोकरा खोलती है और उसमें से आम खाना शुरू कर देती है। वो तो कुछ ही देर में पूरे टोकरे के आम खा जाती है। उसके बाद वो दूसरा टोकरा खोलती है और उसके भी आम खत्म कर देती है। धीरे धीरे वो चुड़ैल सारे टोकरों के आम खा जाती है और टोकरों को वापस ढक देती है। कुछ देर बाद हरिया शहर पहुंचता है और टोकरे मंडी में उतार कर आम बेचने लगता है। आम ले लो, आम ताजे रसीले मीठे आम, आओ आओ जल्दी आओ और सबसे बढ़िया आम खाओ। हरिया की आवाज सुनकर वहाँ कुछ लोग आम लेने आते हैं। अरे भाई, आम क्या भाव दिए? बस 120 रुपया किलो, बताओ कितने बांध दूं? पहले आम की शक्ल तो दिखाओ, तभी तो बताऊंगा। हाँ हाँ, अभी मैं टोकरे खोलता हूँ। हरिया जैसे ही ढके हुए टोकरे को खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। टोकरे में तो बस गुठली ही गुठली भरी होती है। दूसरी टोकरी खोलता है तो उसमें भी गुठली ही भरी होती है। हरिया सारी टोकरी खोलकर देखता है और सभी में बस गुठली भरी होती है। हरिया को समझ ही नहीं आता और वो निराश होकर घर वापस आता है और नीमा को सारी बात बताता है। ये हो ना हो उसी चुड़ैल का ही काम है, इसका कुछ करना पड़ेगा। मैं आज ही तांत्रिक के पास जाती हूँ। नीमा फिर एक तांत्रिक के पास जाकर उसको अपने साथ बाग में लेकर आती है। तांत्रिक को एहसास हो जाता है कि चुड़ैल किस पेड़ पर बैठी है। तांत्रिक अपने थैले से एक धागा निकालकर उस पेड़ को बांध देता है। ए तांत्रिक, ये तो क्या कर रहा है? ऐसा मत कर वरना मैं भी इस पेड़ से बंध जाऊंगी। यही तो मुझे करना है। तूने बड़ा दुखी किया हुआ है। आखिर तू चाहती क्या है? मुझे आम बहुत पसंद है। एक दिन जब ये आदमी आम बेचने शहर जा रहा था तब मैंने इसकी बैलगाड़ी से आम खाया था और मैं इसके साथ ही यहाँ आ गई। अब इन सब आमों पर मेरा हक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, समझी? अब मैंने तुझे इस पेड़ से बांध दिया है। आज के बाद उस पेड़ से कहीं नहीं जा पाएगी। तुझे जितने आम खाने हैं तू खा सकती है, पर बस इसी पेड़ के। चुड़ैल गुस्से में चिल्लाती रह जाती है।
पर कुछ नहीं कर पाती। वो हमेशा के लिए उसी पेड़ पर बंध जाती है और उसी के आम का स्वाद ले। रमेश सुबह सुबह उठकर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है कि तभी रमेश की बेटी नेहा अपने पिता रमेश से कहती है, अरे पिताजी, आज आप काम पर जाने के लिए फिर से तैयार हो गए। आपको पता है ना कि कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर साहब ने आपको आराम करने को कहा है, पर आप होगी किसी की सुनते ही नहीं। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे मेरी बिटिया रानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी है, वो भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। चल अब जल्दी से मेरा खाने का डिब्बा दे, मुझे रेलवे स्टेशन जाने को देरी हो रही है। हाँ, मालूम था मुझे कि आप मेरी एक बात नहीं सुनने वाले। लो पकड़ो खाने का डिब्बा और अपना ध्यान रखना। फिर रमेश रेलवे स्टेशन चला जाता है। रमेश रेलवे स्टेशन पर कुली का काम किया करता था। रमेश का काम बहुत ही मेहनत वाला था। वो दिन भर अपने सर पर कई किलो सामान उठाकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक ले जाया करता था। रमेश की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए वो घर जल्दी आ जाता है। नेहा बेटी, आज कुछ खास कमाई नहीं हुई है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। अभी आराम करता हूँ, कल सुबह जल्दी काम पर चला जाऊँ। नेहा रमेश का सिर छूकर देखती है और बोलती है, हे भगवान पिताजी, आपका सिर तो इतना गर्म है जितनी की चाय गर्म होती है। इतना तेज बुखार है आपको, और आप हो कि सुबह जल्दी काम पर जाने की बात कर रहे हो। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप कहीं नहीं जाओगे बस। रमेश नेहा की बात नहीं सुनता और सुबह जल्दी उठकर अपने कुली के कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और काम पर चला जाता है। रमेश को बहुत कमजोरी महसूस होती है, लेकिन वो फिर भी सामान सिर पर रखकर ले जाने लगता है कि तभी रमेश चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसके सिर पर बहुत चोट आती है, जिसकी वजह से रमेश की उसी समय मौत हो जाती है। ये बात नेहा को पता चलती है तो नेहा रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? एक पिताजी के अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में, जो उन्हें भी आपने अपने पास बुला लिया। रमेश को गुजरे हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा के पास घर में खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। नेहा रोते रोते बोलती है, पिताजी जिंदा थे तो कभी मुझे भूखा नहीं सोने देते थे और रोज मेरे लिए कुछ न कुछ खाने को लाया करते थे। नेहा अपने आंसू पोंछती है और बोलती है, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। 2 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, अब मुझे भी कुछ न कुछ करना ही होगा। नेहा अपने पिताजी के कुली के कपड़े पहनती है और बोलती है, मैं भी अपने पिताजी की तरह खूब मेहनत करूंगी। ऐसे बोलकर नेहा रेलवे स्टेशन पर काम के लिए जाती है। नेहा बहुत ही सुंदर थी, इसलिए हर कोई नेहा को अपना सामान ले जाने के लिए बोलने लगता है। पास ही में खड़े 3 कुली दोस्त कालू, मोहन और टिंकू नेहा को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे होते हैं। अरे मोहन, ये तो अपने रमेश काका की बेटी नेहा है ना, जो कुली बनकर सबका सामान ले जा रही है। तनिक देखो तो इसे, कितनी खूबसूरत है। सच भैया, ये तो बहुत ही गजब की है रे। अरे छिछो, सुंदर लड़की देखते ही बौखला गए। जरा ये भी तो देखो कि वो हमारे इलाके में आकर हमारा काम चौपट कर रही है। सबको देखो तो ऐसे सुंदर लड़की को देखकर उसी के पास जा रहे हैं और उसी से अपना सामान उठवा रहे हैं। अरे और तो और, जरा सा सामान उठाने के उसे हमसे भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, पैसे। फिर तीनों दोस्त नेहा के पास जाते हैं। कालू नेहा से बोलता है, अरे तुम तो वही रमेश काका की बेटी हो ना, जिनकी कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई थी। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे रमेश काका, इसीलिए तो उनकी बेटी भी बहुत ही अच्छी और सुंदर है। कालू नेहा से बात करते करते उसका हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है, सच में भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया है तुम्हें। हाँ। अरे हाथ छोड़ मेरा, तेरी खड़े होकर 4 बातें क्या सुन ली मैंने, तूने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। चल अब जा यहाँ से और दोबारा मेरे आसपास भी मत भटकियो। अच्छा, हमारे ही एरिया में आकर हमें ही धौंस दिखाती है। ए सुन लड़की, यहाँ से दूसरे प्लेटफॉर्म पर चली जा। हाँ। क्यों जाऊँ यहाँ से? आए बड़े मुझे इस प्लेटफॉर्म से भगाने वाले। अरे भैया, इस सुंदरी ने तो तुम्हें ही फटकार लगा दी। अरे देखना कल ये लड़की, अरे क्या नाम है इसका? हाँ, नेहा, यहाँ नजर ही नहीं आएगी।
रात को नेहा अपने घर वापस आती है और अपने पास ढेर सारे पैसे देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, आज तो मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। आज मैं 2 दिनों के बाद पेट भर कर खाना खाऊंगी। फिर अगले दिन नेहा जल्दी उठकर अपने कुली के कपड़े पहनकर खुशी खुशी स्टेशन पर नेहा को सामान उठाते देख तीनों दोस्तों को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जैसे ही नेहा को अकेला पाते हैं उसे छेड़ने लगते हैं। अरे मेरी रानी, काहे इतना भाव खाती हो? जरा तनिक हम तीनों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लो। हे भगवान, तुम तीनों ने तो हद ही कर दी। तुम तीनों जाते हो यहाँ से या मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करूँ? तभी टिंकू नेहा का जोर से हाथ पकड़ लेता है। नेहा उन तीनों की इस हरकत से बहुत डर जाती है और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए रेल की पटरी पर जा गिरती है कि तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है और नेहा की ट्रेन के नीचे आने की वजह से मौत हो जाती है। नेहा की मौत हो जाने से वो एक चुड़ैल बन जाती है। इन तीनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जैसे मैं मरी हूँ वैसे ही ये तीनों भी मरेंगे। अगले दिन चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप लेकर कुली के कपड़ों में रेलवे स्टेशन पर जाती है। अरे साहब, लाइए ये बैग मुझे दीजिए, मैं ले जाती हूँ और मैं ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगी। अरे भाई टिंकू, अब ये इतनी सुंदर कुली कहाँ से आ गई? अरे चलो भैया, जरा चलकर इससे भी मजे लेते हैं। हाँ? सुंदर लड़की को देखकर वे तीनों दोस्त उसके पास जाते हैं और उसे भी छेड़ने लगते हैं। अरे ओ सुंदरी, जरा अपना नाम तो बता दो। अरे नाम के साथ साथ अपना पता भी बता दो, फिर हम वहीं मिलने आ जाया करेंगे तुमसे। कालू सुंदर लड़की का हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है, अरे मेरी सुंदरी, चलो चलकर तुम्हें बढ़िया सी चाय पिला कर लाएं। अरे कमबख्त, छोड़ मेरा हाथ। अरे कमीने, हाथ छोड़ता है कि नहीं? रुक, ऐसे नहीं मानेगा तू। अभी शोर मचाकर सबको बुलाती हूँ और तेरी पिटाई लगवाती हूँ। अरे अरे अरे, आप शोर क्यों बचाती हो? हम है ना, हम छुड़ाते हैं आपका हाथ। अरे ओ कालू, छोड़ दे रे इनका हाथ, नहीं तो खामखा ये कुली मैडम जी शोर मचा देंगी। फिर चुड़ैल सुंदर लड़की के रूप में बोलती है, आज तो तुम्हें छोड़ देती हूँ, पर ऐसी गलती फिर दोबारा मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम तीनों के लिए, ये याद रखना। अरे भैया, काहे जाने दिया इस कुली सुंदरी को? और जरा इसके तेवर तो देखो। हैं? अरे जाने देना, आखिर कब तक बचेगी हमसे? ऐसा बोलकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और कुली बनकर सबका सामान अपने सिर पर उठाकर ले जाती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और रेलवे स्टेशन पर भी सन्नाटा छाने लगता है। तभी तीनों दोस्त सुंदर लड़की के पास आते हैं और बोलते हैं, क्यों री कुली, कहाँ जा रही है? इनमें तो बढ़िया कर दिखा रही थी, ले फिर से मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया, अब मचा कर दिखा शोर। क्या तुम तीनों ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे बोलकर चुड़ैल कालू का गला पकड़ लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे 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 मर गया रे, इस कुली के हाथ में तो बहुत जान है रे। अरे मोहन, खड़े खड़े देख क्या रहा है? इस कुली के हाथों से मेरा गला छुड़ा। मोहन और टिंकू उस कुली लड़की से कालू का गला छुड़ाते हैं कि तभी कुली सुंदर लड़की से चुड़ैल के रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, क्यों रे, अब छेड़ मुझे। अरे अब तेरी सिट्टी पिट्टी गुल कैसे हो गई? पकड़ना, ले पकड़ मेरा हाथ। सुंदर कुली को चुड़ैल के रूप में देखकर तीनों दोस्तों के होश उड़ जाते हैं और वो खड़े खड़े कांपने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये जिसे हम सुंदर कुली समझ रहे थे वो तो डरावनी चुड़ैल निकली। अरे टिंकू, भाग यहाँ से, नहीं तो ये कालू की तरह हम दोनों का गला भी दबोच लेगी। अरे भागते कहाँ हो? अब छेड़ो न मुझे, तुम तीनों के छेड़ने की वजह से ही तो मैं चुड़ैल बनी हूँ। क्यों, क्या हुआ? पहचाना नहीं मुझे? मैं नेहा हूँ, नेहा, जिसे तुम तीनों ने बहुत परेशान किया था। अब देखना मैं तुम तीनों का क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल के डर से तीनों भागने लगते हैं। भागते हुए वे ट्रेन की पटरी पर जा पहुँचते हैं कि तभी कालू का ट्रेन की पटरी में पैर फंस जाता है। मोहन और टिंकू मिलकर कालू का पैर निकालने लगते हैं कि तभी उन्हें अपनी तरफ ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। अरे मर गए रे। अरे मोहन भाई, जल्दी से पटरी से मेरा पैर निकालो, ट्रेन पास आ रही है और वो चुड़ैल भी। फिर मोहन और टिंकू का पैर भी ट्रेन की पटरी में फंस जाता है। अरे भाई, ये क्या हो गया? अरे हम दोनों का पैर भी पटरी में फंस गया। अरे ये कैसे हो गया? जरूर ये सब उस चुड़ैल ने किया होगा। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है।
हाँ, ये सब मैंने किया है। अब देखना तुम तीनों भी वैसे ही मरोगे जैसे मैं मरी थी। हमें माफ कर दो चुड़ैल जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद फिर कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तभी ट्रेन वहाँ आ जाती है और तीनों ट्रेन के नीचे आकर मर जाते हैं। तीनों की मौत से नेहा की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है।